जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 के 5 जुलाई की सभी शिफ्टों के लगभग महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। आज है साथ ही 5 जुलाई, और 5 जुलाई को जो आपकी 3 शिफ्टें हुई हैं और इन तीनों शिफ्टों में जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं और जानेंगे किस प्रकार से ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो कुछ साथी इस तरह से क्वेश्चन रहने वाले हैं, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों से निवेदन है आप लोग जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे जीएस हब बाई डीएस सर। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो। चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, निश्चित ही सफलता आपके परचम लहराएगी। यानी कि सफलता का परचम आपका लहराएगा निश्चित ही। यदि आप विभिन्न प्रकार की चिंताओं टेंशनों में लगे रहेंगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्या होगा? आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो सफलता आपसे बहुत दूर रह जाएगी। आप याद रखेंगे, सफलता आपसे बहुत दूर रह जाएगी। ठीक है, तो आपको चिंताएं नहीं करनी है। विभिन्न प्रकार की जो भी चिंताएं हैं मित्र मित्रियों की, इन पर ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। और यही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको बताया है हमने कि 2023 में यदि आपने नौकरी पा ली तो आपकी नौकरी निश्चित है। ठीक है, लगी जाएगी। इसके पश्चात आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। ठीक है, आप याद रख लेंगे, आज लिख कर ले लेंगे, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना। आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, 2023 के बाद आप कितनी भी मेहनत करना, तो आपको अभी से चिंताएं त्याग देनी है और पढ़ाई पर ध्यान देना है और इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई में लगे रहना है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा किसने फहराया था। बात करेंगे जर्मनी के स्टुटगार्ट की, तो मैडम भीखाजी कामा। याद रखेंगे, मैडम भीखाजी कामा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में क्या किया था? भारतीय झंडा फहराया गया था। ठीक है, जो भारतीय झंडा था इसको फहराया गया था। और इनका पूरा नाम की बात करें तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम था। याद रखेंगे, मैडम भीखाजी के नाम से इन्हें जानते थे। और ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। क्या थी? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। आप लोग एक बात याद रखेंगे, भारतीय क्रांति की माता, जैसे भारतीय क्रांति का पिता होता है उसी प्रकार भारतीय क्रांति की माता। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय क्रांति की माता कौन है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है, जो भारतीय क्रांति की माता है साथी, वो आपकी मैडम भीखाजी कामा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और वर्ष 1907 में इनके द्वारा पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराया गया था। इसको भी याद रखेंगे। हालांकि ये झंडा आपका तिरंगा नहीं था और अन्य कलर का था, लेकिन इस झंडे को फहराया किसने था? तो 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है। बात करेंगे पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में। तो साथी, ये दक्षिण भारत के एक मशहूर शास्त्रीय नर्तक हैं। तो दक्षिण भारत की बात आती है तो यहाँ पर याद रखना है आपको भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। कौन से? भरतनाट्यम एक आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? आप याद रखेंगे, ये तमिलनाडु में होता है और इसी तमिलनाडु से ये संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन है? तो इनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रखेंगे। बात करेंगे भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति के बारे में, तो इसका पता मंदिरों से चलता है। मंदिरों से लगाया जा सकता है कि तमिलनाडु में जो मंदिर थे, यहाँ के नर्तक और नर्तकियाँ जिन्हें देवदासियों के नाम से जानते थे, ये एकल नृत्य करती थी। भरतनाट्यम कैसा नृत्य है? तो क्वेश्चन बन सकता है कैसा है? एकल नृत्य है। ठीक है, इसको सिंगल लोग डांस करते हैं। ठीक है, और भरतनाट्यम को देसी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दसी अट्टम के नाम से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तमिलनाडु में भरतनाट्यम को क्या कहा जाता है? तो दसी अट्टम कहा जाता है। अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पद्मा सुब्रमण्यम है ये आपकी किससे संबंधित हो जाएंगी? भरतनाट्यम से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है लूनी किस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नदी है। बात करेंगे लूनी रिवर के बारे में। साथ ही ये लूनी जो रिवर है ये पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है जो आपकी राजस्थान में बहती है, और ये पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है। लूनी नदी की उद्गम की बात करें तो ये अजमेर नामक स्थान पर होती है। कहाँ पर? अजमेर नामक जो डिस्ट्रिक्ट है जो आपका पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ पर इसका उद्गम होता है। और याद रखेंगे ये किस पहाड़ी से निकलती है? तो नाग पहाड़ी से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अजमेर में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है नाग पहाड़ी, यहीं से निकलती है और पश्चिमी राजस्थान को पानी देते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। बात करेंगे इसकी लंबाई की, इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई लगभग 400 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, याद रखेंगे 400 किलोमीटर प्लस है। लेकिन बात करेंगे केवल राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो लूनी कहाँ से हो जाएगी? पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी हो जाएगी जो कि अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपसे कह रहा था कि 2022 में बेंगलुरु में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। तो बात करेंगे बेंगलुरु के बारे में, कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो बेंगलुरु में एक संस्थान है जिसे हम जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नाम से। किसके नाम से? IISc के नाम से जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बेंगलुरु में इस संस्थान में घोषणा की गई थी कि जो आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन चल रहा है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत इसमें परम प्रवेगा, याद रखेंगे कौन सा, माफी चाहेंगे, परम प्रवेगा, क्या नाम है इसका? इसका नाम है परम प्रवेगा। इसी नाम का सुपर कंप्यूटर आपका कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो याद रखेंगे IISc में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ ही बात करेंगे भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक की। तो वर्तमान में देखा जाए भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने का श्रेय जाता है विजय भटकर को। किसको जाता है? विजय भटकर को। विजय भटकर भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त बात करेंगे भारत के पहले सफल सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो भारत का पहला सफल सुपर कंप्यूटर, देखो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर दो बने थे, कौन कौन बने थे? तो परम 10,000 बना था और परम 8,000 बना था, लेकिन जो सफल रहा वो आपका परम 8,000 था, जबकि जो परम 10,000 था, जो आपका परम 10,000 था, ये आपका असफल हो गया था, ठीक है, ये आपका नहीं चल पाया था। तो पहला तो आपका परम 10,000 था लेकिन असफल था, लेकिन जबकि बात करें पहले सफल सुपर कंप्यूटर की, तो ये आपका परम 8,000 था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन भारत में प्रथम आंदोलन था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नेतृत्व में बिहार के चंपारण में, याद रखेंगे, जो पहला आंदोलन था वो बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ था। कब हुआ था? तो सन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, इसलिए इसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जो चंपारण सत्याग्रह है, इसी के नाम से इसे जाना जाता है। और गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आ गए तो इस दौरान इनके नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला आंदोलन था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और बात करेंगे गांधी जी के इस आंदोलन के बारे में, तो ये एक किसान आंदोलन था। देखो गांधी जी ने दो प्रकार के आंदोलन चलाए थे, एक था किसान आंदोलन, जबकि दूसरे था आपका जन आंदोलन। इनसे क्या तात्पर्य है? तो याद रखेंगे किसान आंदोलन ऐसे आंदोलन थे जो एक सीमित क्षेत्र में रहते थे। देखो किसान आंदोलन जो एक सीमित क्षेत्र में रहते थे, जैसे चंपारण एकमात्र जिला था जहाँ पर चला था। इसके अतिरिक्त आपका अहमदाबाद सत्याग्रह था। कौन था? अहमदाबाद में सत्याग्रह किया गया था, ये भी केवल अहमदाबाद में हुआ था। तो ये भी एक प्रकार का कैसा किसान आंदोलन, यानी कि सीमित क्षेत्र में चला था। जबकि बात करेंगे जन आंदोलनों के बारे में, तो इनमें से आपका भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, इसके अतिरिक्त आपका असहयोग आंदोलन, ये तीन आपके जन आंदोलन थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गांधी जी के जितने भी जन आंदोलन थे ये सभी असफल थे, जबकि जितने भी किसान आंदोलन थे ये इनके लगभग सफल साबित हुए थे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो पहला किसान आंदोलन आपका 1917 में गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था, जो कि चंपारण बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि टेराकोटा की एक हड़प्पा संस्कृति, टेराकोटा की जो खिलौने हैं वो हड़प्पा संस्कृति में कहाँ से प्राप्त हुए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। बात करेंगे टेरिकोटा के बारे में। टेरिकोटा क्या है? तो ये एक इस प्रकार के बर्तन या कह सकते हैं इस प्रकार के खिलौने होते हैं जो मिट्टी से बनाए जाते हैं, ठीक है, पक्की मिट्टी से। तो ये टेरिकोटा का जो प्राप्ति हुई है ये बनावली नामक स्थान से प्राप्त हुई है। कहाँ से? बनावली नामक स्थान से। बनावली की बात करेंगे सर कहाँ पर है? तो ये हिसार हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर? हरियाणा में एक जिला है जिसका नाम हिसार है, यहीं पर ये पड़ता है आपका बनावली। और यहीं से आपके टेरिकोटा नामक जो आपके जो खिलौने हैं, जो आपके बर्तन हैं, ये प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में हमने जानकारी ली। टेरिकोटा मॉडल की जो खुदाई की गई वो बनावली हरियाणा में की गई थी, हिसार जिले में, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे टेरिकोटा होता क्या है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि टेरिकोटा मिट्टी से बने हुए खिलौने अथवा मूर्तियाँ होती हैं जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनाई जाती हैं, ठीक है। इसी के कारण आपको याद रखना है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को जो 2021-22 में क्या मिला था, गोरखपुर के टेरिकोटा के लिए GI टैग मिला था, ठीक है, याद रखेंगे। GI टैग की बात करी जाए तो ये 10 वर्ष के लिए दिया गया जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है। इसकी शुरुआत 1999 के अधिनियम से हुई थी, ठीक है, और 2004 में GI टैग पहली बार दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 17वीं और 18वीं शताब्दी में 25% टैक्स किसने लगाया था। बात करेंगे 17वीं और 18वीं शताब्दी के बारे में। तो इस समय आपको दिमाग लगाना था थोड़ा कि इस समय राजा यानी कि बादशाह कौन था, तो आप इस तरह से दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। 17वीं और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में औरंगजेब आपका बादशाह था, ठीक है। इसका शासन जो था वो 1657 यानी कि 17वीं जो शताब्दी थी इसका अंत चल रहा था, जबकि 18वीं शताब्दी यानी कि 1707 तक इसका शासन रहा था, 18वीं शताब्दी के शुरुआती कुछ वर्षों में। तो याद रखना है मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा 17वीं शताब्दी के अंत में तथा 18वीं शताब्दी के शुरुआती कुछ वर्षों में भारतीयों पर यानी कि भारतीयों पर जो भी भारतीय था, जो भी भारत में रह रहा था, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो कोई भी हो, उनकी कुल आय पर क्या कर दिया, उनकी कुल आय पर 25% टैक्स लगा दिया, ठीक है, याद रखेंगे। उनकी कुल आय पर क्या लगाया था? 25% टैक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो किसने लगाया था? औरंगजेब ने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको याद रखेंगे आप लोग।
अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि रंगदम बौद्ध मठ भारत में कहाँ पर स्थित है। क्या पूछा है, रंगदम जो बौद्ध मठ है ये भारत में कहाँ पर स्थित है। बात करेंगे रंगदम बौद्ध मठ के बारे में, तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर, लद्दाख में। बौद्ध धर्म से संबंधित एक मठ है और जो लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर जंस्कार में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, जो रंगदम आपका बौद्ध विहार है इस मठ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया है। देखो, किसी यदि इमारत को यदि कोई राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया जाता है तो उसकी सुरक्षा, जो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, आपकी पुरातत्व की, यानी कि जो भारतीय इमारत पर संरक्षण करने वाले लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। इसी प्रकार जो जो ये आपका रंगदुम बौद्ध मठ है इसकी क्या कर दिया है, इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया। तो इस बौद्ध विहार में क्या हो गया, अब आपका ये राष्ट्रीय हो चुका है, तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा, आपकी भारत सरकार करेगी। ठीक है, याद रखेंगे। यह एक ऐतिहासिक इमारत है जिसे संरक्षित करने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की किससे संबंधित है। बात करेंगे मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की के बारे में, तो एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट, ठीक है, ये दो लोग थे। मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की थी जबकि कर्नल एम.एस. अलकॉट थे। इनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें साथ ही मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की, ठीक है, ब्लावत्स्की, जबकि कर्नल एम.एस. अलकॉट के द्वारा 1875 में, ये याद रखना है कब हुई थी, तो 1875 में। और हुई कहाँ पर थी, तो याद रखना यूएसए में, यानी कि अमेरिका में हुई थी। लेकिन इसकी जो संस्था थी, इसकी संस्था थी 1882 में चलकर कहाँ आ गई, ये भारत आ चुकी थी। ठीक है, कहाँ पर आ चुकी थी, भारत आ चुकी थी। और बात करेंगे ये था क्या, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था थी। कैसी थी, आध्यात्मिक संस्था, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भगवान से जोड़ना आपका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अमेरिका में 1875 में इसकी स्थापना होती है। इसके अतिरिक्त 1882 में इसने अपना मुख्यालय अड्यार मद्रास में बना लिया था। ठीक है, तो ये 1882 में कहाँ पर आ गई थी, भारत आ गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक होता है। तो शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। और पोषक तत्व मिलते किस में है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट मतलब ऊर्जा मिलेगी आपको, तो इसी में क्या मिलेगा, आपको पोषक तत्व मिलेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसके अतिरिक्त क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, प्रोटीन होगा। और क्या होगा, कैलोरी तो आपकी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये कैलोरी भी हो सकती है। तो जब पोषक तत्वों की बात की जाए, शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए, रख रखाव के लिए क्या जरूरी है, पोषक तत्व आवश्यक है। और पोषक तत्वों को बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पोषक जो तत्व होते हैं वो पहले एक तो बृहद होते हैं, जबकि दूसरे क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, प्रोटीन, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये पोषक तत्वों के एक उदाहरण होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में उत्तर पूर्वी मानसून किस माह में आता है। तो बात करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। ये भारत में अक्टूबर नवंबर के माह में प्रवेश करता है। ठीक है, याद रखेंगे सर, अक्टूबर नवंबर माह में उत्तर पूर्वी मानसून बनता तो है, लेकिन बनता कहाँ से है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ से बनता है, ये आपका बंगाल की खाड़ी से बनता है। कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से बनता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ये मानसून उत्तर सक्रिय अक्टूबर नवंबर और दिसंबर महीने में होता है। इसके अतिरिक्त इस मानसून की शुरुआत की सामान्य तिथि क्या है, 20 अक्टूबर है। यानी कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसकी पहली वर्षा कब होगी, तो याद रखना है 20 अक्टूबर को होगी। ठीक है, और यह मानसून बंगाल की खाड़ी से उठकर पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। इसको याद रखेंगे। जैसे अब भारत की दिशा में देखा जाए तो भारत का जो राइट है यहाँ पर क्या है, पूर्व है, और यहीं पर क्या है, आपकी बंगाल की खाड़ी स्थित है, इस तरह से। ठीक है, और ये चलता कहाँ से, ये पूर्व से लेकर के कहाँ से चलता है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। इसको याद रखना है। और चलता कहाँ से है, तो बंगाल की खाड़ी से चलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये अक्टूबर नवंबर माह में भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है केसरिया स्तूप भारत में कहाँ पर स्थित है। बात करेंगे केसरिया स्तूप के बारे में। यह बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर, साथी, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। केसरिया स्तूप क्या है, साथी, केसरिया स्तूप ऐसा स्तूप है जब भगवान बुद्ध, देखो यहाँ पर एक जानकारी, रोचक जानकारी मिलती है। जब भगवान बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण के लिए जा रहे थे, किसके लिए, महापरिनिर्वाण के लिए, याद रखेंगे। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के लिए जा रहे थे, महापरिनिर्वाण से तात्पर्य क्या है, जब भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो इस दौरान ये एक स्थान पर रुके थे जो आपका चंपारण में पड़ता है। कहाँ पर, चंपारण में। और इसी स्थान का नाम क्या है, केसरिया नामक स्थान है। जब भगवान बुद्ध यहाँ पर एक रात के लिए रुके तो आगे चलकर, भविष्य में आगे चलकर, उसके बाद अशोक के द्वारा, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा यहाँ याद रखने के लिए क्या बनवा दिया, केसरिया स्तूप बनवा दिया। और इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। कैसा माना जाता है, बड़ा स्तूप माना जाता है, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, तो बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर क्या लिखा है कि भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने के लिए कुशीनगर जा रहे थे, तब एक दिन के लिए केसरिया में ठहरे थे।
जिस स्थान पर वह ठहरे थे उसी जगह कुछ समय बाद सम्राट अशोक ने स्मरण के रूप में स्तूप का निर्माण कराया था। यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है और वर्तमान में यह स्तूप 14 से फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसके बारे में चर्चा हमने की, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान बुद्ध यहाँ पर ठहरे थे जब वो महापर्व निर्माण के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो ये बिहार के चंपारण में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि काग्येद नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। बात करेंगे काग्येद नृत्य के बारे में। तो साथी ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। और सिक्किम राज्य में किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। काग्ये नृत्य एक प्रथागत नृत्य उत्सव है जो सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाता है तिब्बती कैलेंडर के अनुसार। यानी कि तिब्बती कैलेंडर किसे कहते हैं? जो बौद्ध धर्म का कैलेंडर होता है। ठीक है, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने के जो 28वें और 29वें दिन पड़ते हैं, इन्हीं दिनों में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और ये यदि बात करें अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर की, जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, तो इसके दिसंबर माह के अंत में मनाया जाता है। ठीक है, काग्ये नृत्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र संवाद का चौथा संस्करण किसके द्वारा शुरू किया गया। तो बात करेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र संवाद का चौथा संस्करण क्या था। तो इसकी शुरुआत तो सबसे पहले पूछे किसने की है? एडमिरल आर हरिकुमार ने। एडमिरल आर हरिकुमार कौन है? ये भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि नौसेना ने इसकी शुरुआत की है। ये आपको ऑप्शन में या तो नौसेना दिया होगा या एडमिरल आर हरिकुमार दिया होगा। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र से मतलब क्या है? देखो, एक तरफ है आपका हिंद महासागर, जबकि दूसरी तरफ क्या है? प्रशांत महासागर। तो जो प्रशांत महासागर के देश हैं और जो हिंद महासागर के देश हैं, इन दोनों के बीच जो शांति समझौता है वो स्थापित करना है। तो उसकी जो मीटिंग होती है, वो मीटिंग इस बार चौथे संस्करण के रूप में भारत में हुई है। वो भारत में कहाँ पर हुई है? तो याद रखेंगे, इस संवाद का आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 में आपका दिनांक 23 नवंबर को शुरू किया गया है और ये लगभग 3 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 23, 24, 25। ठीक है, 23, 24, 25 3 दिन तक ये चला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन किसने किया या फिर इसके भाषण की शुरुआत किसने की थी? तो एडमिरल आर हरिकुमार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। देखो, इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का दूसरा शासक था, इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की कार्यान्वित करने के लिए इसने एक नए विभाग का गठन किया था। जब इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली साथी शुरू की तो इस दौरान इसने दीवाने रियासत नामक क्या बनाया? संगठन बनाया। ठीक है, याद रखेंगे। क्या बनाया था? याद रखेंगे, दीवाने रियासत नामक क्या बनाया था? संगठन बनाया था। और इसका जो प्रधान होता था, इस संगठन का जो प्रमुख होता है, उसे सदर ए रियासत कहा जाता था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सीजीएल या सीएचएसएल में पूछ सकता है कि सदर ए रियासत क्या है। तो आपको याद रखना है, जो दीवाने रियासत का प्रमुख होता था उसे सदर ए रियासत कहते थे। ठीक है, याद रखेंगे। और इसके विभाग के अधीन क्या था? प्रत्येक बाजार के एक निरीक्षक को नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। जो दीवाने रियासत था उसका प्रत्येक बाजार में प्रभाव था और प्रत्येक बाजार में उसका एक क्या नियुक्त किया गया था? निरीक्षक, यानी कि जो ऐसा काम कर सके जो बाजार नियंत्रण प्रणाली में धोखाधड़ी ना होने दे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त धोखाधड़ी फिर भी होती थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था? अपने गुप्तचर लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? गुप्तचर। जैसे आज की डेट में हम क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस कहते हैं। जो आपकी भारतीय इंटेलिजेंस है जिस प्रकार कार्य करती है, उसी प्रकार उस समय बाजार नियंत्रण प्रणाली के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने क्या लगाए थे? गुप्तचर लगाए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, मतलब बाजार में ये धोखाधड़ी नहीं चाहता था। यदि कोई भी दुकानदार साथी बाजार नियंत्रण प्रणाली के दौरान धोखाधड़ी करता था तो वो क्या करता था? उस दुकानदार का क्या करता था? उतना ही मांस निकाल लेता था। यानी कि जितना, यदि 100 ग्राम की किसी दुकानदार ने धोखाधड़ी की है तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस निकाल लेगा। कौन निकाल लेगा? अलाउद्दीन खिलजी निकाल लेगा। इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली इसीलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये इसने बाजार में कभी धोखाधड़ी नहीं होने दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो बात करेंगे चोल साम्राज्य की राजधानी के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, देखो आपको वो ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा। तो चोल साम्राज्य के जो शुरुआती शासक थे, जैसे विजय चोल ने इसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने राजधानी फुअर और उरैयर बनाई थी। क्या बनाई थी? फुअर और उरैयर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा मध्यकालीन में जब राजराज प्रथम का राज आया तो इस समय राजराज प्रथम चोल ने अपनी राजधानी तंजावुर बना ली। क्या बना ली? तंजावुर। ठीक है, इसके बाद राजेंद्र चोल का शासनकाल आता है, जो राजराज प्रथम का नाती था। ठीक है, तो जब राजेंद्र चोल का शासन आया तो उसने अपना उपाधि एक धारण की थी गंगेकोंड चोल की। ठीक है, तो उसी कारण उसने गंगेकोंड गंगकोंडे चोल करके
अपनी राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी? राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी गंगकोडे चोलपुरम बनाई थी, जबकि तंजावुर राजराज प्रथम ने और आपके जो विजय चोल थे उसके शुरुआती शासक थे, उनके द्वारा राजधानी फुअर और ओरेयर बनाई गई थी। इनमें से आपको कोई ना कोई ऑप्शन दिया गया होगा चोल साम्राज्य की राजधानी के बारे में, ठीक है, याद रखेंगे। चोल साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो विजय चोल ने की थी इसकी स्थापना, और पल्लवों के सामंत थे, यानी कि पल्लवों के पीछे से चोल निकले थे, ठीक है। तो आप ट्रिक बना सकते हैं, पल्लू के पीछे कौन छुपे? चोल छुपे, ठीक है। तो पल्लू के पीछे कौन छुपा है, याद रखेंगे, ये ट्रिक से बन सकता है, क्योंकि पल्लव वंश के बाद ही चोल वंश आए थे, तो पल्लू के पीछे कौन बने थे? चोल बने थे, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। विजय चोल ने 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी, और उसने अपनी राजधानी उसने आपकी 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया था, यानी कि तंजावुर जो है इसको जीतने का कार्य कब किया था? तो 850 में ही कर लिया था। शुरुआत में इसने अपना स्थापना की और इसी के साथ क्या कर दिया? आक्रमण करना शुरू कर दिया, और क्या कर लिया? तंजावुर को अपने कब्जे में ले लिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के शहर के आकार होते थे, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस आकार के शहर बसे थे? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसके बारे में। बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बारे में, तो ये शहर चतुर्भुजाकार आकृति के में थे। कैसे थे? चतुर्भुजाकार आकृति में थे, और कई शहर ऐसे होते थे जिनके बाहर आपकी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, और इसके अंदर क्या बनाए जाते? मकान बनाए जाते थे, ठीक है, ताकि शहर को आक्रमण से क्या कर दिया जाए? सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। जंगली जानवर जो बाहरी है, आक्रमण है, इनसे सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाते थे? ये चारों ओर अपनी क्या बनाते थे? दीवार बनाते थे, ठीक है। बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के शहरों के बारे में। ये विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे, और इनकी सड़कें जो थी वो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखो, जब किसी शहर में जैसे ये कोई शहर है, मान लीजिए ये आपका शहर है, जब ये सड़कें आपकी 90 अंश पर काटने लगती हैं, तो इस प्रकृति को, इस जो ये जो पद्धति है समकोण पर काटने वाली सड़कों की, इसे कहते हैं साथी ग्रिड पद्धति। क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति। इसको याद रखना है, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों को बनाने के लिए, शहरों को बनाने के लिए जो पद्धति का प्रयोग किया था, उसका नाम क्या था? ग्रिड पद्धति था। इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन पूछ सकता है किस सभ्यता के लोगों के द्वारा ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। और इनके दरवाजे इस पद्धति के दौरान कहाँ पर खुलते थे? पीछे की ओर, यानी कि यहाँ पर जैसे आपका मकान बना हुआ है ये, और इसके बाहर क्या निकली है? सड़क बनी है, ठीक है। तो इस सड़क की ओर ना खुलकर दरवाजे कहाँ पर खुलते थे? घर के अंदर की ओर खुलते थे। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो शहर कैसे थे? चतुर्भुजाकार आकृति के होते थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले के बारे में। इसका नाम है सिरचिप, जो कि आपका मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का? मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट है, और भारत का सबसे साक्षर जिला है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के बारे में। ये भारत का सबसे कम साक्षर जिला है, यानी कि यहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। और अलीराजपुर ऐसा जिला है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। कहाँ पर? आदिवासी लोगों का प्रभाव, इस कारण यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ये लोग जंगलों में निवास करते हैं, इसलिए इसका मुख्य कारण क्या है? अलीराजपुर का, यहाँ पर आदिवासियों का प्रभाव है, इस कारण ये सबसे कम साक्षर है। जबकि सिरचिप की बात की जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही कहाँ पर रहते हैं? सिरचिप में रहते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। ये सर्वाधिक साक्षरता वाला भारत का केंद्र शासित प्रदेश था। बात कर रहे हैं यहाँ पर साथी हम 2011 की जनगणना की, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये सारे के सारे आंकड़े हैं आपके सामने। और दादर नगर हवेली की बात की जाए तो ये सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है वे किससे भोजन बनाते हैं? यानी कि ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल यानी कि पत्तियां नहीं होती हैं तो भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इन पौधों को क्या कहते हैं? जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है उन्हें परजीवी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? परजीवी पौधे। जैसे आपने देखा होगा अमरवेल के बारे में। किसके बारे में? अमरवेल के बारे में जरूर सुना होगा। आपने सुना होगा जब अमरवेल को किसी अन्य पौधे पर डाल देते हैं तो उस पौधे को सुखा देती है। उसका कारण ये है कि यदि अमरवेल को जिंदा रहना है तो वो उस पौधे से क्या लेगी? भोजन ग्रहण करेगी। यानी कि पौधे का बनाया हुआ जितना भी भोजन बनेगा वो सारा का सारा कौन ग्रहण कर लेगी? अमरवेल ग्रहण कर लेगी। और इसके पश्चात ये उससे पौधे को छोड़कर, जब पौधा मृत हो जाएगा तो उस पौधे को छोड़कर ये दूसरे पौधे पर चली जाएगी। तो अमरवेल आपकी क्या है? परजीवी पौधा है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरवेल में आपकी पत्तियां नहीं होती, बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जो कि भोजन बनाने में असमर्थ होती हैं, ठीक है। और परजीवी पौधे अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है रणथंभौर का मंदिर किसने बनवाया था? देखो, रणथंभौर की बात की जाए तो रणथंभौर में आपका दुर्ग प्रसिद्ध है, ठीक है। दुर्ग प्रसिद्ध है, लेकिन इसी दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना है साथी। इसी दुर्ग के अंदर एक मंदिर बना है। इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है भगवान गणेश का मंदिर। किसका मंदिर? भगवान गणेश का मंदिर है। और इस गणेश के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखेंगे, जो रणथंभौर के राजा थे, राजा हम्मीर देव चौहान। कौन थे? राजा हम्मीर देव चौहान के द्वारा
क्या बनाया था, रणथंभौर के किले में गणेश का मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और मंदिर के अंदर भगवान गणेश की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू के रूप में, स्वयंभू से तात्पर्य क्या होता है, गणेश जी त्रिनेत्र के रूप में विराजे हुए, यानी कि यहाँ पर गणेश जी के 3 नेत्र दिखाए गए हैं और तीसरा नेत्र यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो महाराजा हमीरदेव के द्वारा रणथंभौर के दुर्ग का क्या कराया गया है, रणथंभौर के दुर्ग में क्या कराया गया है, गणेश जी के मंदिर का निर्माण कराया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो शेरशाह सूरी के हम सारे के सारे युद्धों का वर्णन कर चुके हैं, एक 1539 का, एक 1540 का। ठीक है, 1539 और 1540 के यही दो इंपॉर्टेंट है। पहला आपका चौसा का युद्ध था। ठीक है, कौन सा, चौसा का युद्ध था। दूसरा आपका बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध था। कौन सा, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध था। इसको याद रखेंगे, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, इन दोनों युद्धों में आपका शेरशाह सूरी जीता था। कौन जीता था, शेरशाह सूरी। और ये जो मुगल बादशाह था हुमायूं, ये दिल्ली छोड़कर भाग गया था और दिल्ली में क्या हुआ था, सूरवंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, सूरवंश जो कि आपका 15 वर्ष तक चला था आपका दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसको अच्छे से आप लोग याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मिट्टी की बात करें, हमने कल आपसे डिस्कस किया था, जो काली मिट्टी की जो विस्तार है वो आपका दक्कन के पठार में होता है। कहाँ पर, साथ ही दक्कन के पठार में। और दक्कन के पठार की बात की जाए, जो आपको ये नीला सा एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो नीला वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले तो आपका गुजरात हो जाएगा, गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और छोटा सा हिस्सा कर्नाटक का हो जाएगा। तो 4 राज्यों के बारे में याद रखना है। काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, सबसे पहले एमपी में। कहाँ पर, एमपी में। इसके अलावा कहाँ पर, गुजरात में पाई जाती है। उसके अलावा महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके अलावा कहाँ पर, कर्नाटक में पाई जाती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 4 क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि काली मिट्टी का विस्तार दक्कन के पठार में है और दक्कन का जो पठार है उसका विस्तार इन 4 राज्यों में है, जिनमें से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बात करेंगे आर्य समाज की स्थापना के बारे में, साथ ही इसकी स्थापना हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में की गई थी। हिंदू सुधार आंदोलन से क्या तात्पर्य है, जिन लोगों को औरंगजेब ने क्या बना दिया था, मुसलमान बना दिया था। तो जो आचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे, इनके द्वारा उन लोगों को क्या दोबारा से क्या बनाया जा रहा था, क्या बनाया जा रहा था, हिंदू बनाया जा रहा था। ठीक है, तो इसी के तहत इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और ये प्रभावित किससे थे, तो मथुरा के एक स्वामी थे जिनका नाम था बिरजानंद। ये मुंबई में रहते थे बिरजानंद महाराज। इन्हीं के तहत मुंबई में इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, मानव विकास सूचकांक किस आधार पर जारी किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक को जारी करने के 3 प्रमुख कारण हैं, उनमें से कौन कौन है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जीवन प्रत्याशा। एक तो आपकी जीवन प्रत्याशा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा, शिक्षा सूचकांक, यानी कि शिक्षा उस देश की अच्छी होनी चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या किया जाता है, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। पहली बार इसको 1990 में महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के थे, जबकि अमर्त्य सेन जो कि भारत के थे, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, जारी किया था। और बात करें वर्तमान में भारत की HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो 132 वर्तमान में भारत स्थान पर स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या जोड़ा गया था। तो बात करेंगे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के बारे में। ये आपका सन 2002 में हुआ था और इसमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ये याद रखना है आपको। अनुच्छेद 21A क्या है, देखो अनुच्छेद जब 21A आ गया तो क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, जब मौलिक अधिकार हो गया तो इसमें मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा आपको दिए ही जाएंगे, भले लेट क्यों ना मिले। ठीक है, तो इस प्रकार भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य मिलता है। देखो यहाँ पर क्या मिला, अनुच्छेद 21A मिला जो कि मौलिक अधिकार था, जबकि भारतीय संविधान को एक मौलिक कर्तव्य मिला जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य था। इसके अंतर्गत राज्य के सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं, इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा। जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य में आपके लिए जो राज्य सरकार होगी वो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करेगी, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगी। लेकिन इसमें एक जिम्मेदारी माता पिता की बनती है। क्या बनती है, माता पिता की। माता पिता के लिए ये अनिवार्य है कि बच्चों को क्या स्कूल भेजें वो। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत कोकला के नाम से कैसे जाना जाता है। बात करेंगे भारत कोकला के बारे में, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू को भारत कोकला कहा जाता है। इस क्वेश्चन को हमने कल किया था। ठीक है, इनको हमने कल किया था जब बताया था कि 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन था, इस दौरान ये क्या बनी थी, ये आपकी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जो कि दूसरी महिला अध्यक्ष थी।
ठीक है। 13 फरवरी को जब भारत को उकला यानी कि श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस होता है, तो इस दौरान राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 8 मार्च को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय की बात करें तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आपसे निवेदन है, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इस तरह के निरंतर एनालिसिस पाने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। यदि आपने शेयर नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि एक बार सेशन दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी आपका तैयारी कर रहा है, दोस्त मित्रगण कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी इस क्लास का फायदा पहुँच सके। देखते रहिए जी, ऐसा बाई डी सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल इसी वक्त। जय हिंद।